देखो, आज हम पढ़ेंगे मेन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, है ना। कौन कौन सी बेसिक प्रोसेसेस होती है और उनके कुछ बेसिक जानेंगे, है ना। बाद में हम उनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। ऐसी प्रोसेसेस होती है जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस करती हैं, और वो भी एक साथ मिलके। ठीक है। तो ऐसी प्रोसेसेस जो एक साथ मिलके हमारी बॉडी की मेंटेनेंस करती है, उन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है ना। अब कौन कौन सी आती है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। आपको ये याद रखना है: रेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस में आती है ना। इन्हीं की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अब देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। हमें पता है कि ये जो सारी मेंटेनेंस प्रोसेसेस होती हैं, ये चाहिए होती है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी कोई मतलब ये डैमेज से बचा सके, है ना, या टूटने से बचा सके। तो और इन सब के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब ये जो एनर्जी है, ये आती कहाँ से है। देखो, जो भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से आती है, उसके बॉडी के अंदर। तो कोई एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए, है ना, जो कि जो एनर्जी का सोर्स है उसको बॉडी के बाहर से उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सके। समझ में आया। अब एनर्जी कहाँ पे मिलेगी, हम एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमारी बॉडी को, बॉडी के बाहर से। तो एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए ना, जिसमें कि क्या हो कि जो एनर्जी का सोर्स है, जैसे कि फूड, वो हमारी बॉडी के बाहर से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। और इसी प्रोसेस को जनरली न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है। देखो, न्यूट्रिशन वैसे बहुत इजी डेफिनेशन है, लेकिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं समझाता हूँ उसको इजी लैंग्वेज में। न्यूट्रिशन होता क्या है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना। और हमारी बॉडी उस फूड का यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और हमारी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, द एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर हमारी बॉडी को ग्रो करना है ना, तो आपको पता है कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होती है। तो ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बाहर से एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए होता है। मतलब जो बेसिक चीज़ें एनर्जी के लिए वो तो लगेगा, लेकिन कुछ और चीज़ें भी चाहिए होते हैं। अब हमें पता है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे। मतलब अर्थ के ऊपर जो लाइफ होगी, अभी हम जैसे हम जिंदा हैं, किस वजह से, क्योंकि हमारे अंदर भी बेसिकली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ही हैं जो हमें ज़िंदा रख रहे हैं। हम हो, प्लांट हो, कोई भी हो। ठीक है। तो लाइफ बेसिकली डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर। अब मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। और जैसे मैंने बताया अभी कि जितने भी ज़्यादा जो हम खुद हैं, हमारे अंदर खुद कार्बन ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ज़्यादा है। जो एनर्जी मिलती है हमें, वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही तो मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6, है ना। मतलब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ही तो है वो। अब depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional processes. अब मतलब होता क्या है कि जो कार्बन का सोर्स है ना, जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिंपलर भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्लांट्स है ना, जब वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो वो सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं और उसी को कंज्यूम करते हैं। लेकिन हम तो खाना बना नहीं सकते हैं, तो हम खाना पकाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है। अब प्लांट क्या करते हैं कि जो उनके पास खाना बनता है उसका कुछ हिस्सा वो यूज़ कर लेते हैं, और जो बच जाता है उसको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, या फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। और वही स्टार्च मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वही स्टार्च हम कंज्यूम करते हैं। स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, उसके बाद हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल करती है। तो बात वही है कि कार्बन सिंपलर फॉर्म में अवेलेबल है या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो उस आधार पे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब देखो, न्यूट्रिशन तो समझ में आ गया। अब दूसरा आता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। होता क्या है
कि देखो जैसे हमें पता है कि एनवायरनमेंट किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में तो है नहीं। जैसे एनवायरनमेंट मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं जो चाहूँगा मेरे को वो मिल जाए। तो जो एनर्जी का सोर्स है उसी वजह से वो भी वेरी करता रहता है ना। कई बार हमें सिंपल सब्सटेंस मिल जाता है, कई बार हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। तो इसी के आधार पे जो एनर्जी का सोर्स है उसको हमारी बॉडी के अंदर जाके टूटना पड़ता है सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले, ताकि हमारी बॉडी उसका यूज़ कर पाए एनर्जी के लिए। अब उसी के लिए क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होना और उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना, इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी केमिकल प्रोसेसेस की जाती हैं या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। जिसमें सबसे बेसिक है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस। जो सबसे मोस्ट कॉमन हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होती है। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना। और उनकी जो जो ऑक्सीजन होती है, जैसे वो जब ऑक्सीजन को बाहर से लेगी, अब यही प्रोसेस जिसमें जो बॉडी होती है वो ऑक्सीजन को बाहर से लेती है ना, और उसका इस्तेमाल करती है फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने में, है ना। और जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें जो एनर्जी मिलती है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। एक बार फिर से देखो, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बाहर से ऑक्सीजन लेती है अपनी बॉडी के अंदर, और वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करती है और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। समझ में आया। अब देखो फिर नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वहाँ पे ना कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं। वो सिंगल सेल्स ही तो होता है, एक ही सेल तो होता है वो। तो वहाँ पे कोई अलग अलग ऑर्गन नहीं होते हैं जो फूड को एक्सचेंज या फूड को इनटेक कर सके या फिर गैसेस को एक्सचेंज कर सके या फिर अपनी बॉडी से बाहर जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में कोई अलग ऑर्गन काम करे। एक्चुअली में ये होता है डिफ्यूजन पे, ये सारी चीज़ें चलती है डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक तरफ हमारे यहाँ पे कोई चीज़ है वो बहुत कम है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा है ना। तो जो सब्सटेंस होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होने लग जाता है फ्रॉम हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, है ना। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर चीज़ें ट्रांसफ़र होती है बाय डिफ्यूजन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, है ना। जैसे अमीबा था ना यहाँ पे, जैसे अमीबा इसका जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से चीज़ें इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, जैसे इसके अंदर भी सेल होंगे, है ना, मेरे हाथ के अंदर सेल होंगे। अब वो सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट मेरे सेल के अंदर से बाहर चली या फिर अंदर आ जाए। तो इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी सिर्फ डिफ्यूजन पे काम करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आपने शायद सुना होगा कि अगर ऑक्सीजन को हमारे हार्ट से अगर हमारे टो तक जाना है, पैर के अंगूठे तक जाना है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, तो उसके लिए 3 साल लगेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, इसीलिए हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेरियस पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हमारे पास ऑर्गन्स दिए दिए होते हैं और वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। वी हैव फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमें ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं और ये कैसे मतलब पूरा बॉडी के और बॉडी के साथ बॉडी के अंदर काम करते हैं मिलके, उन सब के बारे में हमें पता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ द फूड एंड ऑफ द ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो इससे हमें कोई हैरानी नहीं होगी कि फूड का इंटेक होना, है ना, या फिर ऑक्सीजन का इंटेक करना, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू ही करते होंगे, है ना। इस ये देख के हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। जबकि दिस पोजेज अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाइल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम। जबकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो ऑक्सीजन और फूड है वो हमारे बॉडी के किसी एक जगह पे जाके इकट्ठे कर दिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरत तो हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स को होती है।
तो इसी सिचुएशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है कि बॉडी तो जैसे मतलब सारी चीज़ तो एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, लेकिन उसके बाद वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अलग अलग जगह पे। तो उसी के लिए आता है फिर ट्रांसपोर्टेशन, है ना। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, तो वहाँ से ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उस फूड को उठाती हैं और हमारे डिफरेंट पार्ट बॉडी पार्ट तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो मेनली हमारा जो ब्लड होता है वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब देखो जब सारी प्रोसेसेस हो जाती है ना, कि जैसे न्यूट्रिशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया और हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिल गई, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जो हमारे पास कार्बन सोर्स होता है, जो फूड हम खाते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, है ना, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एनर्जी के टाइम पे आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो हमारे बॉडी में ना C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, जिसमें एनर्जी तो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, पॉइजनस प्रोडक्ट है, तो ये हमारी बॉडी के बाहर निकलना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी की अलग अलग सेल में बनती है, तो वहाँ से जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो वो उसको उठाता है और हमारे लंग्स तक लेके आता है, ठीक है। तो और जैसे लंग्स में पहुँचेगा तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा वहाँ पे, और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस हम बाहर निकालते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन के टाइम पे हमारी बॉडी के बाहर निकल जाती है, और इसी को हम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाना। दूसरा, जैसे हम फूड वगैरह खाते हैं तो कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है, और वो भी एक तरीके से पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा करती है उसको लास्ट में, और एनएस के ज़रिए हमारी बॉडी से उस वेस्ट को भी बाहर निकाल देती है, तो उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी के बाहर निकाल देना, ठीक है। इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जब ये सारी प्रोसेसेस एक साथ मिलकर काम करती हैं तो इन्हीं को फिर हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने,